हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके पेंस अकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस मेंस एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन होंगे। और अगर हम देखें तो ये वीडियो जो है कंप्यूटर के मेंस एग्जाम्स चाहे जिसका हो, मतलब यूपी ट्रिपल एस का मेंस एग्जाम चाहे जिसका हो, तो उन सभी के लिए सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, ठीक है, चाहे स्टेनो का हो भी लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो लेखपाल के होने वाले हैं, लेखपाल भर्ती हो, और जितने भर्तियां आएंगी यूपी ट्रिपल एस सी में, उन सभी के लिए जो है जहां पर 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप ये वीडियो पूरा देखिए। 100 क्वेश्चन है, उसका व्याख्या है और टॉप लेवल क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखेंगे पूरा प्रैक्टिस सेट और आप अपने हिसाब से करेंगे और अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब आप कंप्यूटर की अच्छी तैयारी कर चुके हैं, आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा टेस्ट है फुल लेंथ का 100 क्वेश्चन। इसका पहला टेस्ट आ चुका है। ठीक है, पहला टेस्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं प्राप्त हुआ तो मैं इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। ठीक है, डिटेल्स जो नीचे होता है उस पर जब ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो नीचे एक बॉक्स खुलेगा जिसमें वीडियो के लिंक रहते हैं, 4 वीडियो के लिंक। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसको लगा दूंगा पहला वाला, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन है तो कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा पूरा कंप्यूटर ही होगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 कुंजी का मतलब की का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि MS वर्ड जो है, ठीक है, तो इसमें जो F7 कीज है इसका प्रयोग क्या है। F7 कीज क्या है, ये फंक्शन की है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब इसमें दस्तावेज को प्रिंट करने, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं, या फिर वर्तनी और व्याकरण जांच करना, मतलब स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए करते हैं क्या, या फिर टेक्स्ट को इटैलिक करने करते करते हैं क्या, या फिर डॉक्यूमेंट्स को PDF में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए F7 जो की है, जो फंक्शन की F7 है, इसका प्रयोग हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। F7 जो है ये MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की जांच करने के लिए उपयोग किया था, और यह है डॉक्यूमेंट्स में गलत वर्तनी व्याकरण की त्रुटियां और सुझावों को हाईलाइट करता है, जिससे डॉक्यूमेंट्स की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो ये इसका काम है। ठीक है, जो 12 फंक्शन किए हैं इनके आपको कार्य जरूर याद रखने हैं। अन्य विकल्प जो है, प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। अगर हमें फॉन्ट को इटैलिक करना है तो Ctrl+I, इटैलिक मतलब तिरछा थोड़ा सा। ठीक है, और PDF में बदलने के लिए हम सेव एज विकल्प का उपयोग करेंगे। ठीक है, सेव एज विकल्प पे जाएंगे, फाइल मेनू में जाकर सेव एज करेंगे तो वहाँ पर आपको सेव करने के लिए ऑप्शन देगा कि एज PDF में सेव करें या फिर किस में, तो आप सेव एज में जाकर PDF में बदल सकते हैं। ठीक है, और MS वर्ड का इसका बताइए एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम बहुत पूछा जाता है, तो इसका ये भी जान लीजिए, .doc या फिर .docx होता है। ठीक है, .docx या फिर .doc ये होता है दोनों। ये जो .doc होता है ये कब 2003, जो 2003 के पहले, 2003 या उसके पहले जो ओल्ड वर्जन आए हैं MS वर्ड में उसमें होता है, और .docx जो होता है ये 2007 या उसके बाद के जो वर्जन आया है उसमें होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इसी MS ऑफिस का ही ये पैकेट होता है, सूट होता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ठीक है, ये सभी जो है आपको आउटलुक, MS आउटलुक जो होता है ये सभी आपको उसी में मिलता है। तो MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं, इसमें इफ़ फार्मूले का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इफ़ फार्मूले का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, किसी शर्त के आधार पर मान लौटाने के लिए इफ़ फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, अब एक्सप्लेन अगर हम देखें तो इफ़ फार्मूला एक्सेल में तार्किक शर्त, मतलब लॉजिकल जो शर्तें होती हैं उसके आधार पर निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सामान्य स्वरूप कुछ इस तरीके से होता है, इज इक्वल टू इफ, इज इक्वल टू मतलब ये जो है इस ये एक्सेल में
कोई भी फार्मूला लिखेंगे तो उसके पहले इज इक्वल टू जरूर लगाएंगे, अगर ये नहीं लगाएंगे तो फार्मूला जो है नहीं लेगा। तो इज इक्वल टू एफ यानी कि शर्त मान, यदि सही मान है यदि गलत मान है तो सभी लिया जाएगा इसमें। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो इफ इज इक्वल टू इफ A1 इज ग्रेटर देन 50 तो पास फेल ये लिखा जाता है, और यह जांचता है कि A1 में मान 50 से अधिक है या नहीं। अगर आप ये लिख देते हैं फार्मूला में तो ये एक्सेल क्या करेगा, A1 जो कॉलम है इसमें क्या करेगा, इसमें मान ये मापेगा कि 50 से अधिक है या नहीं, और उसी आधार पर पास या फेल लौटाता है वापस। ठीक है, तो अन्य विकल्प बी सी डी इस फार्मूले से संबंधित नहीं थे। शार्ट और फिल्टर के लिए अलग अलग टूल्स हैं, और टेस्ट मर्ज करने के लिए जो है कंसंटेंट एंड का प्रयोग किया जाता है, या फिर इसको कहा जाता है। तो टेस्ट या मर्ज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ फार्मूले का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ फार्मूले का प्रयोग जो करते हैं वो किसी शर्त के आधार पर सेल के मानों को जोड़ने के लिए, सम मतलब जोड़ना, ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन है, सम के मानों को किसी सेल के आधार पर जोड़ना के लिए सम इफ का प्रयोग करते हैं। सम इफ फार्मूला जो होता है ये एक्सेल में उन सेल के मानों को जोड़ता है जो एक विशिष्ट शर्त को पूरा करते हैं। इसका अगर हम स्वरूप देखें तो इज इक्वल टू सम इफ लिखेंगे, इसमें रेंज, शर्त, जोड़, रेंज ये सभी लिखा जाएगा अंदर। उदाहरण के लिए सम इफ इज इक्वल टू सम इफ A1 से लेकर A10 तक, ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो ग्रेटर देन 100 B1 से लेकर B10 तक। इस तरह अगर लिखते हैं तो A1 से A10 में 100 से अधिक मानों से संबंधित B1 से B10 के मानों को ये जोड़ देगा। ठीक है, इसका ये मतलब हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें स्प्रेडशीट में होती हैं। चलिए सभी मान जोड़ने के लिए सम विकल्प का प्रयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए स्वरूपण विकल्प होता है, शॉर्ट के लिए जो है डाटा टैब में शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है MS एक्सेल में, ठीक है, कंसंटेंट फार्मूले का उपयोग किस लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका प्रयोग किस लिए करते हैं बताइए। तो अगर हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब कि हम कई सेल के टेस्ट को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम कई सेल के टेस्ट को जोड़ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग अगर हम देखें तो कॉन्सेंट या फिर टेस्ट ज्वाइन करके अभी लेटेस्ट जो आया है इसका लेटेस्ट अपडेट वर्जन में, इसमें ये इस नाम से होता है। एक्सेल में कई सेल के टेस्ट के एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका स्वरूप कुछ इज इक्वल टू करके लिखेंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2 एंड डॉट डॉट इस तरीके से करके लिखेंगे। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इज इक्वल टू कंसेंट A1 से लेकर B1 इस तरीके से लिखते हैं, तो A1 और B1 के टेस्ट को एक स्पेस के साथ ये जोड़ता है। ठीक है, फिल्टर जो होता है वो फिल्टर टूल में होता है, ये भी याद रखिए। और सम एवरेज ये गणितीय गणना होती है। तालिका व्यवस्था पाइवट टेबल या टेबल टूल ये तालिका टेबल में होता है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फार्मूले का उपयोग किस लिए करते हैं। एवरेज फार्मूले का उपयोग किस लिए किया जाएगा, तो इसका प्रयोग किया जाता है चयनित सेल के मानों का औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एक्सेल में चयनित सेल के सेल रेंज संख्यात्मक मानों का औसत निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एवरेज रेंज अगर लिखेंगे तो उदाहरण के लिए एवरेज A1 से लेकर A1 5 तक का अगर हमें निकालना तो A1 से A5 के A1 से A5 तक के मानों का जो है यह औसत आपको देगा निकाल के। चलिए अगले अगर हम बात करते हैं शार्ट जो होता है डाटा टाइप में आपको मिलेगा, बोल्ड जो होता है स्वरूपण विकल्प होता है, और पासवर्ड सुरक्षा जो है फाइल सुरक्षा सेटिंग में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, काउंट इफ फार्मूले का उपयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, MS एक्सेल में। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके बनते हैं। तो एक्सेल के बारे में इसमें विधिवत जो है चीज़ें दी गई हैं कि कौन सा फार्मूला किस लिए प्रयोग किया जाता है, जो ये सभी बेसिक हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किसी शर्त के आधार पर सेल की संख्या गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, काउंट इफ का। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई शर्त है, अगर इफ लिखा है तो वहाँ पे शर्त होगा। ठीक है, तो सेल की संख्या गिनने के लिए, काउंट करने के लिए, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसका स्वरूप किस तरीके लिखा जाता है, तो इज इक्वल टू काउंट इफ, और जो गिनना है रेंज शर्त लिख दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण इफ मतलब इज इक्वल टू काउंट इफ A1 से A10 तक ग्रेटर देन 50, यानी कि A1 से A10 में 50 से अधिक मानों वालों की सेल की संख्या क्या करेगा, गिनेगा। अब ये ग्रेटर देन 50 जो शर्त लग गई ना, तो A1 से A10 में जो 50 से ऊपर वाले जो मान है उस सेल की संख्या को ये गिनेगा। तो इसका
इसलिए काउंट इफ का इसमें इस्तेमाल इस प्रकार करते हैं। काउंट ब्लैंक क्या होता है? काउंट ब्लैंक जो है इसमें खाली सेल गिनने के लिए, मतलब जो इम्पटी सेल होती है उसको गिनने के लिए अगर कहा जाए तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सम या सम इफ मान को जोड़ने के लिए, टेस्ट मर्ज करने के लिए, कंसल्टेंट या फिर टेस्ट ज्वाइन करा जाता है। चलिए कंसल्टेंट। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स और मैच फार्मूलों का संयोजन किसके लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब इंडेक्स और मैच जो फार्मूला है ये प्रयोग किसके लिए किया करते हैं? तो इसका प्रयोग होता है किसी तालिका में विशिष्ट मान को जोड़ने और लौटाने के लिए करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंडेक्स और मैच फार्मूला का संयोजन में अगर हम देखा जाए तो वी लुकअप या एच लुकअप, देखिए दो प्रकार का लुकअप होता है, वी लुकअप और या एच लुकअप। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप और एच मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, वी लुकअप जब लगाएंगे तो आपको वर्टिकल वाला मान देखेगा ये, और हॉरिजॉन्टल वाला मान जब एच लुकअप लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला मान देखेगा। तो ये इसका प्रयोग मतलब इसका अधिक लचीला विकल्प है। ठीक है, इंडेक्स और मैच फार्मूलों का जो है संयोजन, एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप का प्रयोग करते हैं। मैच किसी मान की स्थिति यानी कि पंक्ति या कॉलम, रो या कॉलम खोजता है, और इंडेक्स जो है उस स्थिति के मान से उस स्थिति से मान लौटाता है। ठीक है, जैसे जैसे कि अगर हम इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स लिखते हैं B1 से B10, ठीक है, और फिर लिखते हैं इसमें मैच A1 01 से, और इसमें लिखते हैं A1 फिर A1 से A10 तक फिर 0, इस तरीके से अगर लिखा जाए तो A101 की स्थिति को ये खोजेगा और B कॉलम से संबंधित मान लौटाएगा। ठीक है, मतलब मैच जब लिख दिया जाएगा तो ये इसमें इसको खोजेगा और इसी में जो खोज के उसका मान इस तरीके से बी कॉलम से संबंधित उसको मान को लौटाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स लगा हुआ है तो यहाँ पे ये खोज, अब इसी का मान हम जो अभी बेसिकली इसमें बी लुकअप और एच लुकअप इसी के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए फिल्टर जो होगा फिल्टर टूल में होगा। अगले पर सेल रेफरेंस में, सेल रेफरेंस ये है, सेल रेफरेंस में डेट आपको मिलेगा। ठीक है, तारीख जो है सेल रेफरेंस के अंतर्गत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेस्ट फार्मूले का उपयोग किस लिए करते हैं? टेस्ट फार्मूला। ठीक है, टेस्ट फार्मूले का प्रयोग किस लिए करते हैं? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन, टेस्ट फार्मूला। टेस्ट फार्मूला जो है वो किस लिए करा जाता है, इसका आंसर बताएं। ठीक है, टेस्ट फार्मूला, टेस्ट फार्मूले की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, संख्याओं या तारीखों को विशिष्ट टेस्ट प्रारूप में बदलने के लिए करा जाता है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, टेस्ट फार्मूला एक्सेल में संख्याओं या तारीखों या फिर अन्य मानों को एक विशिष्ट टेस्ट प्रारूप में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इक्वल टू टेस्ट मान प्रारूप कोड डालेंगे, तो उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो इसका इस प्रकार ये स्वरूप होता है। अब इसमें उदाहरण देखेंगे तो इक्वल टू टेस्ट A1, ठीक है, और इसके बाद तारीख डाल देते हैं। फिर तो ये क्या करेगा, A1 की तारीख को 25/12/2023 जैसे प्रारूप में बदल, अभी जिस तरीके डालेंगे मतलब DD MM और YY इस तरीके लिखेंगे, मतलब दिनांक फिर मंथ फिर ईयर्स, तो इसी प्रकार 25/12/2023 जैसे प्रारूप में बदल देगा। तो ये किया जाता है टेस्ट के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में राउंड फार्मूले का उपयोग किस लिए किया जाता है? राउंड फार्मूला, राउंड फार्मूले की बात करेगा तो एक्सेल में राउंड फार्मूला जो होता है एक किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या निर्दिष्ट दशमलव तक गोल करने के लिए करा जाता है। ठीक है, राउंड, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, राउंड फार्मूला जो होता है किसी संख्या को निकटतम दशमलव के स्थान तक गोल करने के लिए करा जाता है, जैसे कि इसका स्वरूप होता है इक्वल टू राउंड, मतलब इसका जो फार्मूला इस तरीके लिखा जाता है। ठीक है, इक्वल टू राउंड करके फिर संख्या लिखेंगे और उसका दशमलव मान लिखेंगे। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, राउंड 3.14159 और उसका दशमलव स्थान यहाँ पे बाद में कामा करके लिख देंगे 2। तो ये क्या करेगा, माफ करेगा 3.14, मतलब दो मतलब दशमलव के 2 स्थानों की संख्या यहाँ पे लौटाएगा और 3.14, तो इसका मान ये दे देगा। ठीक है, अगर इतनी संख्या है तो इसका मान क्या देगा, ये दे देगा। अगर यहाँ पे 3 कर देते तो दशमलव के 3 स्थानों तक जाएगा, 141 तक लौटाता है। ठीक है, तो राउंड का प्रयोग इस टाइप के लिए करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेल गिनने के लिए काउंट इफ का प्रयोग करा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, सुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा सेट की, ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है? अब देखिए ये जो है मशीन लर्निंग का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग,
सुपरवाइज लर्निंग में डेटा सेट की मुख्य विशेषता क्या है? सुपरवाइज लर्निंग में डेटा सेट की मुख्य विशेषता यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी ऑप्शन। इसमें इनपुट डेटा और संबंधित आउटपुट डेटा लेवल दोनों होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है, एक प्रकार की मशीन लर्निंग है जो एल्गोरिदम को लेबल किए गए डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एल्गोरिदम का जो डेटा है उसको लेबल किया जाता है। तो लेबल किए गए डेटा को लेबल किए गए डेटा को जो है ये क्या करती है? प्रशिक्षित करती है और उन्हें इनपुट को सही आउटपुट से मैप करना सिखाती है, ठीक। वैसे ही जैसे कि अगर एक शिक्षक है एक छात्र का मार्गदर्शन करता है ताकि नए अनदेखे डेटा पर सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो इसका उपयोग आमतौर पर इमेज क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं, स्पैम फिल्टरिंग के लिए करते हैं, बिक्री पूर्वानुमान जैसे कार्यों के लिए किया जाता है सुपरवाइज लर्निंग का, ठीक है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मॉडल को इनपुट आउटपुट जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मॉडल को इनपुट आउटपुट जोड़ दिया जाता है जिससे ये पैटर्न सीखता है और त्रुटियों को कम करने के लिए अपने आंतरिक मापदंडों को समायोजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन मतलब मूल्यों का पूर्वानुमान, ये समस्याओं के लिए बेहतर पूर्वानुमान प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो है लेबल युक्त डेटा पर काम करता है। सबसे पहले ये प्रशिक्षण पर काम करता है, मतलब एल्गोरिदम इस लेबल किए गए डेटा से इनपुट और आउटपुट के बीच जो है संबंध ये सीखता है, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग प्रशिक्षण हो गया और ये भविष्यवाणी करता है, ठीक है। भविष्यवाणी, प्रशिक्षण के बाद मॉडल सीखे गए पैटर्न को लागू करके नए अनलेबल डेटा के लिए परिणामों की भविष्यवाणी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया? इनमें इनपुट डेटा और संबंधित आउटपुट लेवल दोनों होता है, ठीक है। तो लेवल पर काम करता है और इनमें दोनों होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इमेज की पहचान, स्पैम की पहचान, धोखाधड़ी का पता लगाना, पूर्वानुमानित रख रखाव, ये सभी जो है क्या है? सुपरवाइज लर्निंग के जो है उदाहरण आते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए तो ये सभी उदाहरण आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सुपरवाइज समझ में आ गया होगा, तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसको समझाया भी गया है। सुपरवाइज लर्निंग में मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेबल्ड डेटा सेट का उपयोग किया, देखिए वही लिखा है, और जिसमें प्रत्येक इनपुट डेटा के साथ एक संबंधित आउटपुट लेबल टारगेट होता है। उदाहरण के लिए स्पैम ईमेल डिटेक्शन, इसमें ईमेल इनपुट और स्पैम या नॉन स्पैम लेबल होता है। चलिए, अन्य विकल्प ए पार्ट दिया गया है कि अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए लागू है, और सी और डी है सुपरवाइज लर्निंग की परिभाषा से मेल नहीं। अब ए पार्ट में अनसुपरवाइज जो लर्निंग है उसके देख लेते हैं। इसमें केवल इनपुट डेटा हो तो कोई आउटपुट, तो अनसुपरवाइज में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है? कौन सा एक एल्गोरिदम है जो सुपरवाइज्ड लर्निंग का इसमें से उदाहरण है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो अभी मैंने उदाहरण में बताया कि छवियों की पहचान करना, ठीक है, इमेज रिकॉग्निशन, और इसके बाद स्पैम की पहचान करना, ठीक है, आवांशित जो स्पैम फिल्टर करना स्पैम ईमेल को, ठीक है, धोखाधड़ी का पता लगाना, पूर्वानुमानित रख रखाव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन क्या हो जाएगा? सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक उदाहरण में आता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है जो निरंतर आउटपुट जैसे कीमत या तापमान की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह है इनपुट फीचर और आउटपुट लेवल के बीच जो है संबंध स्थापित करता है। तो लीनियर रिग्रेशन मतलब कि जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, किसी भी मूल्यों की पहचान की जाती है, तो ये जो होता है इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रिग्रेशन और वर्गीकरण। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर रिग्रेशन, मतलब कि
मकान की कीमतें हो गई, जैसे तापमान हो गया, इसका पूर्वानुमान लगाना, तो सुपरवाइज लर्निंग का ही काम है। के मीन्स क्लस्टरिंग, ये पूछा गया क्वेश्चन। के मीन्स क्लस्टरिंग जो होता है ये अनसुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण, ठीक है, के मीन क्लस्टरिंग। पीसीए जो होता है अनसुपरवाइज लर्निंग में आयाम घटाने के लिए प्रयोग होता है। एप्रियोरिक एल्गोरिथम जो होता है डेटा माइनिंग एसोसिएशन नियमों के लिए होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सुपरवाइज लर्निंग में लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग किस प्रकार की समस्याओं के लिए किया जाता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर देखा है सुपरवाइज लर्निंग में तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये क्लासिफिकेशन समस्याओं का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार की समस्याओं के लिए? तो क्लासिफिकेशन समस्याओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन, इसमें हाँ नहीं, स्पैम नॉन स्पैम, या फिर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। ये संभावनाओं जैसे 0 और 1 के बीच की गणना करता है और थ्रेशोल्ड के आधार पर वर्गीकरण करता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए लीनियर रिग्रेशन इसी के अंतर्गत आता है, क्लस्टरिंग में के मीन्स आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सुपरवाइज लर्निंग में ओवरफिटिंग क्या अर्थ है? ओवरफिटिंग का क्या अर्थ है? सुपरवाइज लर्निंग में ओवरफिटिंग का क्या अर्थ है बताना, ठीक है। लेवल डाटा ट्रेनिंग प्रिडिक्शन ये सभी काम क्लासिफिकेशन रिग्रेशन और इमेज रिकग्निशन, स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ये सभी होता है। ओवरफिटिंग बताइए क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग में ओवरफिटिंग का मतलब है मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन डेटा टेस्ट डेटा पर ये खराब करता है, तो इसका मतलब ये ओवरफिटिंग, ठीक है। ओवरफिटिंग मतलब कि अगर हम देखें तो ये इसकी एक कमी है। कमियों में क्या है कि रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाई क्वालिटी लेवल डेटा व्हिच कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट। मॉडल कैन आल्सो बिकम टू स्पेशलाइज्ड, यानी ओवरफिट टू ट्रेनिंग डेटा परफॉर्मिंग पोरली ऑन न्यू डाटा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि इसकी जो कमियां हैं, कमियां में इसमें यही आता है, ठीक है, ओवरफिटिंग हो जाता है। ओवरफिटिंग मतलब इसके लिए बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले लेवल की डेटा की आवश्यकता होती है जिसे तैयार करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। जैसे भी आपको तापमान प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, टेम्परेचर की प्रेडिक्शन करना है, तो इसके लिए क्या होता है, आपको बड़ा लेवल की डेटा चाहिए और जिसको महंगा होता है और समय लेने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि लेवल की डेटा की आवश्यकता होती है इसके लिए। तो मॉडल प्रशिक्षण डेटा यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में ये जो होता है ये ओवरफिट सुपरवाइज डेटा के लिए जो है क्या करते हैं, ओवरफिट भी हो सकते हैं जिससे वे नए डेटा पर खराब प्रदर्शन करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेकिन टेस्ट डेटा पर क्या करता है, ये खराब प्रदर्शन करता है। तो ये ओवरफिटिंग का अर्थ है, ठीक है। ये इसकी कमियां हैं, तो आंसर 13 का ए हो जाएगा। ओवरफिटिंग तब होता है जब सुपरवाइज लर्निंग मॉडल प्रशिक्षण डेटा को अत्यधिक याद कर लेता है जिसमें नॉइस और अनावश्यक विवरण भी शामिल होता है। इससे मॉडल प्रशिक्षण डेटा पर अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन नए और अनदेखे टेस्ट डेटा पर जो है ये सामान्यीकरण करने में असफल रहता है। इसे कम करने के लिए रेगुलराइजेशन, क्रॉस वैलिडेशन या अधिक डेटा का उपयोग किया जाता है। तो जो है ये हो गया ओवरफिटिंग का मतलब, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम ट्री आधारित मॉडल है? इसमें से ट्री आधारित मॉडल है, ये बताइए सुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में ट्री आधारित मॉडल इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो डिसीजन ट्री हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम जो है जो ट्री आधारित संरचना का उपयोग करता है। यह डेटा को फीचर्स के आधार पर निर्णय नियमों में विभाजित करता है और क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो डिसीजन ट्री हो गया, सुपरवाइज लर्निंग से संबंधित है, ठीक है। एसबीएम क्या है? एसबीएम का फुल फॉर्म है हाइपर प्लेन आधारित क्लासिफिकेशन। केएनएन जो है निकटतम पड़ोसियों के आधार पर क्लासिफिकेशन। नेवी बेयस क्या है? तो ये संभावना आधारित क्लासिफिकेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अनसुपरवाइज लर्निंग की मुख्य विशेषता क्या है? अब देखिए सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अब अनसुपरवाइज लर्निंग पूछ लेगा, तो सुपरवाइज लर्निंग भी जानिए और अनसुपरवाइज लर्निंग भी जानिएगा क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? ये भी एक प्रकार की मशीन लर्निंग है। क्या है? मशीन लर्निंग है जो अनलेबल डेटा में छिपे पैटर्न और संरचनाओं को खोजती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे अगर हम देखें बी पार्ट, तो इसमें केवल इनपुट डेटा होता है, कोई आउटपुट लेवल नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये सुपरवाइज लर्निंग के विपरीत मानवीय मार्गदर्शन और पूर्व निर्धारित आउटपुट के बिना ही सीखती है। ठीक है। इसमें क्लस्टरिंग जटिलता को कम करते हैं, आयाम में कमी होती है। ठीक है। और इसमें कोई लेवल डेटा नहीं होता, पैटर्न की खोज करती है ये, और ये स्व संगठन यानी कि मशीन डेटासेट के भीतर अंतर्निहित वेतों के और संबंधों की पहचान करके खुद सीखती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन लर्निंग मॉडल को केवल इनपुट डेटा प्रदान किया जाता है बिना किसी संबंधित आउटपुट लेवल के। इसका उद्देश्य डेटा में छिपे पैटर्न, समूह और संरचना को खोजना होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो ग्राहकों को उनकी खरीदारी आदतों के आधार पर जो है समूहों में बांटना, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का काम है। ठीक है। ये ऑप्शन जो सुपरवाइज लर्निंग के लिए लागू है। बी ऑप्शन रिग्रेशन सुपरवाइज से संबंधित है। ठीक है। और मशीन लर्निंग जो होती है स्वचालित होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? इसमें इनपुट डेटा के साथ आउटपुट लेवल प्रदान किया था, तो सुपरवाइज हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम अनसुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है? अनसुपरवाइज लर्निंग के उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, तो यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करेगा तो आप लगा सकते हैं क्या? के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग, ये अनसुपरवाइज्ड डेटा का क्या है? एल्गोरिदम का उदाहरण, अच्छा उदाहरण है, तो आंसर बी ऑप्शन। के मीन्स क्लस्टरिंग क्या है? ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिदम है जो डेटा को समान विशेषताओं के आधार पर के समूहों यानी के क्लस्टर में बांटता है। ये बिना किसी पूर्व निर्धारित लेवल के काम करता है। ठीक है। तो ये हो गया लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज, डिसीजन ट्री सुपरवाइज क्लासिफिकेशन है रिग्रेशन का, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है सुपरवाइज। तो तीनों सुपरवाइज के अंतर्गत है। के मीन्स जो है वो अनसुपरवाइज के अंतर्गत आता है। चलिए, अनसुपरवाइज लर्निंग में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी पीसीए का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अनसुपरवाइज लर्निंग में प्रयोग किया जाता है, तो पीसीए याद रखिएगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। और इसका उपयोग किस लिए करते हैं ये भी याद रखिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी ऑप्शन हो जाएगा। डेटा के डायमेंशंस को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? डेटा के डायमेंशंस को कम करने के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे आपको जो है बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो होता है, पीसीए जो होता है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जो डेटा के फीचर्स की संख्या को कम करने के लिए इसकी उपयोग की जाती है, जबकि डेटा की अधिकांश जानकारी को बनाए रखती है। यह डेटा विजुअलाइजेशन और मॉडल प्रशिक्षण को तेज करने में मदद करता है। ठीक है। क्लस्टरिंग में आता है के मीन्स और डीबी स्कैन। ठीक है। निरंतर मान में लीनियर रिग्रेशन यानी कि सुपरवाइज, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन सुपरवाइज। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम घनत्व आधारित क्लस्टरिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? तो वो है डीबी स्कैन। ठीक है। डीबी स्कैन जो कि ये क्या करता है? घनत्व आधारित क्लस्टरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका फुल फॉर्म है डेंसिटी बेस स्पेशियल क्लस्टरिंग। ठीक है। देखिए घनत्व डेंसिटी आ गया, आधारित क्लस्टरिंग, तो इसका फुल फॉर्म ही यही बनता है, डीबी स्कैन। ये याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। और ये इसका पूरा नाम क्या है? डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस। ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जो डेटा में उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को क्लस्टर के रूप में पहचानता है और शोर को अलग करता है। यह के मीन से अलग है क्योंकि इसे क्लस्टर की संख्या पहले निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। के मीन जो होता है केंद्र आधारित क्लस्टरिंग होता है। एसबीएम जो होता है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का पार्ट है, और सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में रैंडम फॉरेस्ट का भी पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अनसुपरवाइज लर्निंग में हायरार्किकल क्लस्टरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? अनसुपरवाइज में तो ये जो होता है डेटा को पदानुक्रमित समूहों यानी कि इसमें व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी आप समझेगा। ठीक है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जो डेटा को पदानुक्रमित संरचना ट्री या डेंड्रोग्राफ में समूहबद्ध करता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एग्लोमेरेटिव यानी कि नीचे से ऊपर, और एक होता है डिविसिव यानी कि ऊपर से नीचे। इसका उपयोग ग्राहक विभाजन और जैविक डेटा के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है आईओटी से संबंधित। चलिए अनसुपरवाइज की बात अगर हम कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। सर अनसुपरवाइज के बारे में प्रकार में, और इसमें बताया गया क्या क्या उपयोग किया था। ठीक है। इसमें चीज़ें बताई गई इसमें क्वेश्चन के माध्यम से। अगर हम बात करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में, तो अनसुपरवाइज लर्निंग के
उदाहरण की अगर बात करें तो कैसे समझेंगे। देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग में अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है जो आपका गूगल न्यूज है। ठीक है, गूगल न्यूज हो गया, गूगल न्यूज सभी लोग देखते होंगे, मोबाइल फ़ोन है गूगल न्यूज। ये अनसुपरवाइज लर्निंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। अनसुपरवाइज गूगल न्यूज क्या करता है कि हर दिन हजारों खबरें पढ़ता है। ठीक है, और वो शब्दों के आधार पर समान खबरों को एक साथ जोड़ता है। परिणाम, अगर आपको स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के अलग अलग सेक्शन दिखाई देते हैं, जबकि किसी इंसान ने मैनुअल रूप से ये हर खबर को लेबल नहीं किया होता, लेकिन आपको आपके फ़ोन में जो है अलग अलग खबरें अलग अलग सेक्शन के दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है जो है अनसुपरवाइज लर्निंग का। ठीक है, इसका एक अन्य उदाहरण है बैंक में जो धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है। ठीक है, एनोमली डिटेक्शन कहते हैं। इसमें क्या करता है कि बैंक का सिस्टम आपके खर्च करने के समान तरीके को सीखता है। यदि आप आमतौर पर लखनऊ में छोटे छोटे खर्च करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आमतौर पर छोटे छोटे खर्च आपका है, और अचानक आपके कार्ड से, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अचानक अमेरिका में कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो ये फिर किसका काम है? ये अनसुपरवाइज लर्निंग का काम है। वो सिस्टम से इसे एक एनोमली के रूप में पहचानता है, यानी असामान्य घटना के रूप में पहचानता है, और सुरक्षा के लिए आपका ट्रांजैक्शन रोक देता है और आपको अलर्ट मैसेज भेजता है। तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग का ही काम है। ठीक है, इसके अलावा एक और अगर आप उदाहरण लें, जैसे कि सुपरमार्केट का एग्जाम्पल। सुपरमार्केट यह जानने के लिए अनसुपरवाइज लर्निंग का उपयोग करते हैं कि कौन सी वस्तुएं अक्सर एक साथ खरीदी जाती हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे कि डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं और वह अक्सर क्या है, चिप्स भी खरीदते हैं। ठीक है, ये आपका जब सुपरवाइज जो सुपरमार्केट में लर्निंग का प्रयोग किया गया अनसुपरवाइज, तो उसमें पता चला कि कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स भी खरीदते हैं। तो दुकानदार ने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ चिप्स को भी बगल में ही रख दिया, पास पास रखते हैं, ताकि क्या, बिक्री बढ़ सके। तो ये इसे मार्केट बास्केट एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपकी क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग की जो है कुछ उदाहरण है, सरल उदाहरण है, जिससे आप अब समझ गए होंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग के 3 एल्गोरिदम है, लोकप्रिय एल्गोरिदम, जिसमें के मीन्स आ जाता है, जिसके बारे में अभी आप लोग को पता चला, के मीन्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा के मीन्स के बाद के मीन्स, ठीक है, ये सुपरवाइज अनसुपरवाइज का लोकप्रिय जो है क्या एल्गोरिदम है, के मीन्स, जिसमें ये क्या करता है, के संख्या के समूहों में बांटता है डेटा को। दूसरा है एप्रियोरी, ठीक है, एप्रियोरी एप्रियोरी एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें क्या करता है, एसोसिएशन नियम सीखने के लिए इसका प्रयोग करता है। इसके बाद एक तीसरा है पीसीए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाता है, तो ये आपको तीनों याद रखना, ये आपका अनसुपरवाइज लर्निंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, पीसीए मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डेटा के डायमेंशंस को कम करने के लिए पीसीए का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब अनसुपरवाइज समझ गए होंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आईओटी से है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आईओटी डिवाइस का उदाहरण? ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आईओटी। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, ये क्या है, आपके आसपास जो भी काम बहुत आसानी से होता है, मतलब एक एआई के माध्यम से किया जाता है, वो होता है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि इसमें से अगर देखा जाए तो स्मार्ट थर्मोस्टेट, ये क्या है, आपका इंटरनेट डिवाइस है। ठीक है, इंटरनेट डिवाइस से है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ बी पार्ट, स्मार्ट थर्मोस्टेट। इसके अब बहुत सारे काम, मतलब इस समय अभी देखा जाए तो उदाहरण, जैसे कि एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुएं होगी, जैसे फ्रिज है, लाइट है, कार है, मशीन है, इनको इंटरनेट से जोड़ा जाता है ताकि वह एक दूसरे से डेटा को साझा कर सके और स्मार्ट तरीके से काम कर सके। तो ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, कैसे काम करता है, तो ये सेंसर के माध्यम से काम करता है। ठीक है, सेंसर के माध्यम से, डिवाइस में सेंसर लगे होते हैं जो डेटा जैसे कि तापमान है, दूरी, हलचल, इसकी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसके बाद कनेक्टिविटी इसके लिए होनी चाहिए, मतलब बगैर इस कनेक्टिविटी के ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इंटरनेट जरूरी है, जैसे कि डेटा वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G, 3G 4G के जरिए क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता है। फिर डेटा प्रोसेसिंग इसमें होता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, ये डेटा प्रोसेसिंग बेस पर काम करता है। ठीक है, ये डेटा विश्लेषण करता है। फिर यूजर इंटरफेस, फिर इसके बाद यूजर इंटरफेस का काम मतलब कि इसका परिणाम जो है मोबाइल ऐप या नोटिफिकेशन के जरिए यूजर तक पहुंचाता है। ठीक है, यूजर तक पहुंचाता है। तो ये इस
4 प्रक्रिया पर काम करता है, ठीक है। जैसे आपका इसमें स्मार्ट थर्मोस्टेट, ये आईओटी का उदाहरण, ठीक है। स्मार्ट होम, जैसे आप घर ऑफिस से ही घर का एसी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। घर का एसी ऑफिस में बैठे बैठे ऑन कर सकते हैं, या फिर अमेजन एलेक्सा से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आईओटी का ही उदाहरण है, आईओटी का ही उदाहरण, ठीक है। ये स्मार्ट वॉच जो आप पहनते हैं, स्मार्ट वॉच जो आपके दिल की धड़कन और कदमों को ट्रैक करती है, ये भी आईओटी का उदाहरण, ठीक है। स्मार्ट सिटी, जिसमें आपका ट्रैफिक सिग्नल हो गया, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, ऑनलाइन जो चालान करता है, ये भी आईओटी का ही उदाहरण है। इंडस्ट्रियल आईओटी एक आईआईओटी होता है, आईआईओटी, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल आईओटी, मतलब फैक्ट्रियों में मशीनों की खराबी का पहले ही पता लग जाना, इसमें उसमें काम है, ठीक है। तो ये आईओटी के फायदे, कामों का ऑटोमेशन में समय बचाता है, ठीक है। स्मार्ट लाइट और डिवाइस बिजली की खपत कम करते हैं, स्मार्ट कैमरे और सेंसर से घरों की बेहतर निगरानी हो सकती है। तो ये सभी क्या है, आईओटी के उदाहरण। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वह डिवाइस हैं जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस होते हैं, उन्हें डेटा एकत्र करना, साझा करना और रिमोट कंट्रोल करना सक्षम बनाता है। स्मार्ट थर्मोस्टेट जैसे गूगल नेस्ट एक आईओटी डिवाइस है जो तापमान को मॉनिटर करता है और स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अन्य विकल्प जो दिया गया था, पारंपरिक टेलीविजन, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती। मैकेनिकल घड़ी, कोई सेंसर या कनेक्टिविटी नहीं होती। स्मार्ट टॉर्च, कोई स्मार्ट सुविधा नहीं होती। तो ये सभी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी आए, आईओटी उपकरणों में सेंसर का मुख्य कार्य क्या है। अभी सेंसर का मुख्य कार्य ऊपर बताया गया, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आईओटी उपकरणों में सेंसर का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आईओटी डिवाइस में सेंसर का मुख्य कार्य होता है पर्यावरण से डेटा को एकत्र करना और उसे विद्युत सिग्नल में बदलना। तो ये सेंसर का मुख्य कार्य है, ठीक है। ये क्या है, सेंसर का मुख्य कार्य। तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आईओटी उपकरणों में यानी डिवाइस में सेंसर पर्यावरण से डेटा जैसे तापमान, आर्द्रता, गति, दबाव, ये सभी एकत्र करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इसे जो है लाइट सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, जिसे माइक्रो कंट्रोलर या क्लाउड सर्वर द्वारा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए एक तापमान सेंसर कमरे का तापमान मापता है और डेटा को स्मार्ट सिस्टम में भेजता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आईओटी डिवाइस में हल्के और कम पावर खपत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हल्के, लाइट और लो पावर, ठीक है, लो पावर, लाइट वेट और लो पावर, ये किन आईटी प्रोटोकॉल में डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, MQTT। MQTT जो होता है ये आईओटी का एक क्या है, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर हम देखें तो आईओटी प्रोटोकॉल दो भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला उसमें आ जाता है डेटा प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे डेटा प्रोटोकॉल में, तो डेटा प्रोटोकॉल में उसमें उसके अंतर्गत आता है MQTT। MQTT मतलब मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये हल्का होता है, मतलब लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है, और पावर कम यानी कि लो पावर पर काम करता है। ये कम बैंडविड्थ और लो पावर वाले सेंसर के लिए बेस्ट होता है MQTT। तो याद रखिएगा, MQTT लो पावर और लाइट वेट, कम बैंडविड्थ, कम पावर सेंसर के लिए बेस्ट है MQTT, ठीक है, जो कि ये डेटा प्रोटोकॉल या एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दूसरा और अन्य है इसी में कोप, COAP, मतलब कि कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। यह जो है HTTP के जैसा ही है, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जैसा ही, लेकिन ये बहुत छोटे डिवाइस के लिए बनाया गया है कोप, ठीक है। और जो कि UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पर चलता है, ठीक है। कोप किस पर चलता है, तो UDP पर चलता है, जो कि डेटा प्रोटोकॉल का ही उदाहरण है। तीसरा इसमें आ जाता है HTTP, ये भी जो है आपका डेटा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में आता है, HTTP या फिर HTTPS। और HTTPS में क्या है कि जो पूछा जाता है कि S क्या है, तो S जो है ये सिक्योर है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि S क्या है, तो इसका मतलब सिक्योर, ठीक है। ये वेब आधारित आईओटी एप्लीकेशन जैसे कि स्मार्ट कैमरा के लिए उपयोग किया था, जहां बहुत अधिक डेटा ट्रांसफर की जरूरत होती है। अगर आपको पूछा जाए कि अधिक डेटा ट्रांसफर किसमें, तो इनमें से आपका यही हो जाएगा HTTP, ठीक है। फिर एक इसी में आ जाता है AMQP, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है, और ये इसका फुल फॉर्म है एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ये मुख्य रूप से बिजनेस टू बिजनेस और इंडस्ट्रियल आईओटी में सुरक्षित डेटा एक्सचेंज के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका आ गया डेटा लेयर प्रोटोकॉल से। इसके बाद दूसरा इसमें है, दूसरा प्रोटोकॉल है
नेटवर्क प्रोटोकॉल या फिर कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये सभी इसका नाम है। इसके अंतर्गत आपका जिगबी आ जाता है, जिगबी, जिगबी या फिर जी वेब, जेड वेब कहते हैं इसको, जेड वेब, ठीक है, जेड वेब, जिगबी या जेड वेब। ये क्या होता है, या शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज के लिए उपयोग किया था। शॉर्ट रेंज, अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है आईटी का जो शॉर्ट रेंज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो जिगबी हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था स्मार्ट होम डिवाइस में। फिर आ जाता है इसमें लोरा वैन, ठीक है। दूसरा इसमें कौन सा है, लोरा वैन, लोरा वैन, ठीक है, लोरा वैन। ये आपका जो है क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। लोरा वैन जो है ये क्या है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब ये लॉन्ग रेंज के लिए प्रसिद्ध, के नाम से ही समझ में आ रहा है, तो लॉन्ग रेंज के लिए प्रयोग किया जाता है, लॉन्ग रेंज के लिए प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक डेटा भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्मार्ट खेती हो गया, स्मार्ट सिटी हो, तो उसमें लोरा वैन का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ होता है कम बिजली खपत करता है और वियरेबल्स होता है, ठीक है, बैंड जैसे फिटनेस बैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो और इसके बाद आता है 3G 4G 5G, जो 2026 में 5G और इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत तेज स्पीड के लिए लाखों डिवाइस के साथ जोड़ने की जरूरत होती है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जो प्रोटोकॉल होती है। इसमें सही है MQTT, जो कि मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट है, इसका फुल फॉर्म। ये हल्का और कम पावर खपत वाला प्रोटोकॉल है जो आईटी डिवाइस के डेटा ट्रांसमिशन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर काम करता है और कम बैंडविड्थ पर जो है क्या है, प्रभावी होती है, ठीक है। HTTP जो होता है भारी और अधिक पावर खपत करता है। TCP/IP जो होता है सामान्य नेटवर्किंग के लिए, IoT के लिए कम अनुकूल है ये। FTP जो होता है फाइल ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है, ये IoT में प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का अनुप्रयोग क्षेत्र नहीं, इनमें से स्मार्ट होम ऑटोमेशन है, औद्योगिक IoT तो है, ठीक है, IIoT जिसके बारे में स्मार्ट सिटी, इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऑफलाइन डेटा प्रोसेसिंग के लिए IoT का इस्तेमाल नहीं करते, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IoT डिवाइस के डेटा लिंक लेयर का उपयोग किसके लिए किया था, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अभी मैंने बताया डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क या कम्युनिकेशन लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का उपयोग किस लिए करते हैं, डेटा लिंक लेयर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24। डेटा लिंक लेयर का प्रयोग हम करते हैं वायरलेस कनेक्शन स्थापित करने के लिए। किसके लिए, वायरलेस कनेक्शन स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डेटा लिंक लेयर में अगर हम देखें तो MQTT प्रोटोकॉल है, इसी में COAP प्रोटोकॉल है, इसी में HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल है, ठीक है, और इसी में AMQP प्रोटोकॉल। तो ये सब डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल हैं। डेटा लिंक लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर, दोनों एक ही है। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल में IoT उपकरणों में वायरलेस कनेक्शन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है, जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन होता है। डेटा लेयर पैकेट्स को विश्वसनीय रूप से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक स्थानांतरित करती है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज क्या है, तो एप्लीकेशन लेयर या क्लाउड सर्वर का कार्य होता है। एनक्रिप्शन क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जैसे SSL TLS द्वारा, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस में सुरक्षा के लिए उपयोगी प्रोटोकॉल है, सुरक्षा के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, तो TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है, बी पार्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो IoT डिवाइस में डेटा ट्रांसमिशन के एनक्रिप्ट करता है, डेटा की गोपनीयता और अखंडता सुनिश्चित करता है। यह हैकिंग और डेटा चोरी से बचाव करता है, ठीक है। HTTP जो है असुरक्षित होता है, ठीक है। इसका नया वर्जन जो HTTPS है वो सुरक्षित होता है और डेटा इनक्रिप्ट नहीं करता। पहली बात HTTP, ठीक है, इंटरनेट का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये फाइल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IoT में इस्तेमाल इसका कम ही होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल प्रोटोकॉल है, ये IoT सुरक्षा से असंबंधित, ये ईमेल से संबंधित है, ठीक है, मेल भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। IoT डिवाइस में जिगबी का उपयोग किस लिए किया था, अभी ऊपर बताया जिगबी की बात करेंगे तो देखिए जिगबी का प्रयोग कम दूरी कम पावर खपत वाले वायरलेस नेटवर्क के लिए करते हैं, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कम दूरी कम पावर, तो जिगबी याद रखिएगा। जिगबी जो होती है कम दूरी, यानी कि 10 से अगर 100 मीटर के बीच में प्रयोग करना है, कम खपत, ये पावर खपत करता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जिगबी जो होता है वायरलेस संचार प्रोटोकॉल है, ठीक है। जैसे कि स्मार्ट होम उपकरण हो गया, जैसे स्मार्ट लाइट हो गया, सेंसर हो गया, इसको जोड़ने के लिए ये जो है जिगबी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस के लिए सामान्य सुरक्षा खतरा है, तो IoT डिवाइस के लिए सामान्य सुरक्षा खतरा की बात करेंगे तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा,
आईओटी डिवाइस के लिए या आईओटी उपकरण है उसके लिए सामान्य सुरक्षा जो खतरा है वो है DDoS हमला। ठीक है, DDoS हमला ये इसके लिए सामान्य सुरक्षा खतरा होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये एक अटैक है जो आईओटी डिवाइस के लिए एक सामान्य सुरक्षा खतरा है, जिसमें हैकर्स कई डिवाइस का उपयोग करके नेटवर्क को अनावश्यक अनुरोधों से भर देते हैं, जिससे सिस्टम क्रैश हो जाता है। उदाहरण के लिए आप स्मार्ट कैमरों को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न, आईओटी डिवाइस में एक्चुएटर्स का क्या कार्य है? एक्चुएटर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक्चुएटर्स एक्चुअली क्या कार्य करते हैं? फिजिकल काम करते हैं, जैसे कि डेटा के आधार पर फिजिकल कार्रवाई करना, यानी भौतिक डेटा के आधार पर भौतिक कार्रवाई करना। जैसे कि आपका पंखा चलता है, ठीक है, तो पंखा फिजिकल काम है। ठीक है, बटन दबाएंगे तो वो वहाँ पे संचार होगा, इसके बाद वो पंखा घूमेगा, तो फिजिकल काम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, डेटा के आधार पर भौतिक कार्रवाई करना, यानी कि एक्चुएटर्स उसको कहा जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो स्मार्ट थर्मोस्टेट में एक एक्चुएटर तापमान डेटा के आधार पर हीटर को चालू या बंद करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्चुएटर। अगला प्रश्न, अपाचे हडूप। अब अपाचे हडूप का मुख्य उद्देश्य बताना है, अपाचे हडूप के बारे में। ठीक है, अपाचे हडूप के बारे में मुख्य, अगर हम हडूप, ठीक है, अपाचे हडूप का मुख्य उद्देश्य में क्या ऑप्शन बताया? ऑप्शन लिया गया है इसमें भी ए पार्ट है, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करना, तो नहीं। बड़े पैमाने पर डेटा को वितरित रूप से स्टोर करना और प्रोसेस करने के लिए अपाचे हडूप का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक क्या है? ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, और जिसका उपयोग बिग डेटा, अब ये बिग डेटा में आता है। ठीक है, बड़े डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और तेजी से प्रोसेस करने के लिए अपाचे हडूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह भारी भरकम डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कई कंप्यूटरों यानी क्लस्टर्स पर चलाता है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। थोड़ा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। हडूप अपाचे, अपाचे हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जिसे बड़े पैमाने पर डेटा यानी कि बिग डेटा को वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रूप से स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। दो मुख्य घटकों पर आधारित है, एक है HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो डेटा स्टोरेज के लिए प्रयोग करता है, और एक है मैप रिड्यूस जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम किया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया था निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा प्रोसेसिंग या हडूप में डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम किया करता है, तो वो है मैप रिड्यूस। और ये पूछ लिया था कि डेटा स्टोरेज के लिए कौन का काम करता है, तो वो करता है HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, ये हडूप के क्या है? मुख्य भाग है, कोर कंपोनेंट है। HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और मैप रिड्यूस एक है यार्न। ठीक है, ये YARN, ये भी क्या है? इसका एक मुख्य कोर कंपोनेंट। एट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर है, जो कि यार्न का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये है क्लस्टर के संसाधनों यानी CPU रैम को मैनेज करता है। CPU रैम को मैनेज हडूप में कौन करेगा? तो वो यार्न करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हडूप कॉमन है जिसमें वो साझा लाइब्रेरीज और यूटिलिटीज होती है, और जो अन्य सभी मॉड्यूल्स को चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, हडूप के साथ अन्य टूल्स भी काम करते हैं, जैसे अपाचे हाइव। ठीक है, ये पूछे गए क्वेश्चन है अपाचे हाइव। अपाचे हाइव जो है अन्य टूल्स है जो डेटा विश्लेषण के लिए SQL जैसी भाषा का प्रयोग करता है। अपाचे हाइव किस भाषा का प्रयोग करता है? SQL भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, और एक है अपाचे HBase, ठीक है, अपाचे HBase जो होता है ये NoSQL है, नो एसक्यूएल जैसी डेटाबेस है जो रियल टाइम डेटा एक्सेस प्रदान करती है, प्रदान करती है। ठीक है, एक है अपाचे स्कूप जो कि ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे कि MySQL और हडूप के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक है अपाचे स्पार्क जो कि ये अलग फ्रेमवर्क है, लेकिन 2026 में इसे हडूप के साथ इन मेमोरी प्रोसेस के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है। तो अपाचे स्पार्क भी याद रखिए किससे संबंधित है, इसी का एक अन्य टूल्स है। ठीक है, जो मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब तेज स्पीड के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपाचे स्पार्क, यह देखिए दिया गया। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए अपाचे स्पार्क उपयुक्त है। रियल टाइम डेटा स्पीड यानी रियल टाइम प्रोसेसिंग या इन मेमोरी प्रोसेसिंग या तेज स्पीड, तो अपाचे स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हडूप में HDFS का पूरा नाम मुख्य कार्य क्या है? अगला प्रश्न देखिए, इसी आ गया। HDFS है
हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। देखिए इसमें डाटाबेस, ये भी ऐसे ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डेटा को नई नोड्स पर वितरित रूप से डेटा स्टोर करना काम होता है HDFS का हडूप में। हडूप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेमवर्क है, तो उसमें फाइल सिस्टम जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, HDFS में होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, कई बड़े डेटा सेट को कई नोड्स पर वितरित के रूप में स्टोर करता है और ये उच्च स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस प्रदान करता है, क्योंकि डेटा को कई प्रतियों में जो है स्टोर किया जाता है। चलिए, हडूप का HDFS जो स्थानीय लोकल स्टोरेज पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, हडूप HDFS SQL डेटाबेस नहीं बल्कि फाइल सिस्टम है। ठीक है, HDFS SQL डेटाबेस सिस्टम नहीं, SQL डेटाबेस सिस्टम अपाचे हाइव है, ये फाइल सिस्टम है क्या, HDFS। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग HDFS का कार्य नहीं है, HDFS का कार्य नहीं है। रियल टाइम प्रोसेसिंग जो होता है अपाचे स्पार्क का काम है। चलिए अगला प्रश्न, हडूप में मैप रिड्यूस का उपयोग किस लिए किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, इसका आंसर बताया क्या, मैप रिड्यूस की अगर बात करेंगे तो वो डेटा प्रोसेसिंग का इंजन होता है। ये बड़े डेटा को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और मैप और फिर उनके परिणामों को जोड़कर अंतिम उत्तर यानी कि रिड्यूस देता है, रिड्यूस होता है, करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बड़े डेटा सेट्स को समांतर क्रम में प्रोसेस करने के लिए हम मैप रिड्यूस का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। जो बड़े डेटा सेट्स को समानांतर पैरेलल और वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रूप से प्रोसेस करता है उसको क्या कहा जाता है, मैप रिड्यूस, एक प्रोसेसिंग ढांचा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ये वेब लॉग विश्लेषण शब्द गणना में उपयोगी होता है। ठीक है, स्टोरेज जो काम होता है HDFS का काम होता है। एनक्रिप्शन हडूप का प्राथमिक कार्य नहीं है। विजुअलाइजेशन BI टूल्स के द्वारा होता है। चलिए, हडूप में नेम नोड की क्या भूमिका है, नेम नोड की बात करेंगे तो HDFS में फाइल सिस्टम, मेटा डेटा और डायरेक्टरी संरचना का प्रबंध करना नेम नोड का काम है। ठीक है, नेम नोड का मुख्य काम है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसका अगर हम व्याख्या दें, नेम नोड HDFS का मास्टर नोड होता है जो फाइल सिस्टम का मेटा डेटा जैसे फाइलों का ध्यान, डायरेक्टरी संरचना प्रबंधित करता है। ठीक है, अब देखिए HDFS के अंदर यह नेम नोड होता है, इससे संबंधित है किसका, तो ये देखिए और डीप में अब अगर ज़्यादा जाएगा HDFS के आगे तो नेम नोड पूछ सकता है। ठीक है, ये डेटा नोड्स जहां वास्तविक डेटा स्टोर होता है के साथ समन्वय करता है, लेकिन डेटा स्वयं स्टोर नहीं करता नेम नोड। ठीक है, और मैप रिड्यूस जो होता है जॉब ट्रैकर या टास्क ट्रैकर का कार्य है, टास्क ट्रैकर का कार्य है। तो ये दो काम इसी के अंतर्गत आता है, मैप रिड्यूस के अंतर्गत। हडूप ऑन प्रीमाइस या क्लाउड पर काम कर सकता है, लेकिन यह नेम नोड का कार्य नहीं है। रियल टाइम विश्लेषण अपाचे स्पार्क या फ्लिंक द्वारा, अब एक नाम फ्लिंक भी है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हडूप पारिस्थितिकी तंत्र यानी हडूप इकोसिस्टम का हिस्सा है और डेटा क्वेरी करने के लिए उपयोग किया था। डेटा क्वेरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेटा क्वेरी के लिए हम हाइव का प्रयोग करते हैं, हाइव, अपाचे हाइव। ठीक है, हाइव का हम प्रयोग करते हैं। ये डेटा विश्लेषण के लिए और ये डेटा क्वेरी या विश्लेषण के लिए SQL जैसी भाषा का प्रयोग करता है। कौन सी भाषा है, SQL भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, SQL जो कि होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, यहाँ पे हाइव हो जाएगा। ठीक है, हाइव हडूप इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जो HDFS पर डेटा स्टोर को SQL जैसे क्वेरी भाषा का उपयोग करके क्वेरी करने और विश्लेषण करने की सुविधा देता है। ये डेटा वेयरिंग हाउस का उपयोगी है, के लिए उपयोगी है। ठीक है, HBase NoSQL डेटाबेस रियल टाइम डेटा एक्सेस के लिए प्रयोग करता है। पिग जो होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म होता है। चलिए अगले हम चलेंगे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का मुख्य उद्देश्य क्या है। NLP का मुख्य उद्देश्य मानव भाषा को समझने और उत्पन्न करने के लिए मशीनें को सक्षम बनाना। यहाँ पे आंसर इसका जो है क्या है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आंसर क्या है, बी ऑप्शन। NLP जो है AI का ही एक क्षेत्र जो मशीनों को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने, उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि चैटबॉट हो गया, गूगल ट्रांसलेट हो गया, ये सभी NLP के उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक AI लैंग्वेज मॉडल है। तो इसमें से AI लैंग्वेज मॉडल जो है वो है BERT। ठीक है, BERT, जिसका फुल फॉर्म क्या है, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स। गूगल द्वारा विकसित एक AI लैंग्वेज मॉडल है BERT। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। AI लैंग्वेज मॉडल में टोकनाइजेशन का क्या अर्थ है। ठीक है, टोकनाइजेशन का क्या मतलब होता है, टोकनाइजेशन का मतलब होता है
टेक्स्ट को छोटे छोटे टोकन में तोड़ना या हिस्सों में तोड़ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट है, ठीक है। आंसर क्या, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एआई लैंग्वेज मॉडल में ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का प्रयोग टेक्स्ट के संदर्भ को समझने और उत्पन्न करने के लिए करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर एनएलपी में एक क्रांतिकारी मॉडल है जो टेक्स्ट के संदर्भ को समझने और उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अटेंशन तंत्र पर आधारित है जो टेक्स्ट के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंधों को मॉडल करता है, ठीक है। बर्ट, जीपीटी और T5 जैसे मॉडल ट्रांसफार्मर पर ही आधारित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एआई लैंग्वेज मॉडल का अनुप्रयोग नहीं इनमें से? यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला है चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट, ये है एआई लैंग्वेज मॉडल का। मशीन अनुवाद ये नहीं होता। चेहरा पहचान ये भी है। सेंटिमेंट विश्लेषण ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, मशीन अनुवाद नहीं होता, ठीक है, एआई लैंग्वेज मॉडल में। एआई मॉडल लैंग्वेज मॉडल का उपयोग टेक्स्ट आधारित कार्य करना, जैसे चैटबॉट, जैसे सीरी, ग्रोक आपने सुना होगा। मशीन अनुवाद, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, और सेंटिमेंट विश्लेषण, सोशल मीडिया पोस्ट का मूड विश्लेषण। यहाँ पे अगर हम देखें तो माफ करिएगा, इसका आंसर है सी ऑप्शन, चेहरा पहचान नहीं होता इसमें एआई लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी गूगल ट्रांसलेट जो है मशीन लैंग्वेज का ही काम है, मशीन अनुवाद का काम है। और सेंटिमेंट विश्लेषण जैसे सोशल मीडिया पोस्ट का मूड विश्लेषण करना। चेहरा पहचान जो होता है कंप्यूटर विजन का, अच्छा जो छवि प्रोसेसिंग पर आधारित, ना कि लैंग्वेज मॉडल पर। तो ये यहाँ पे गलती की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल सेवाओं में IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ईमेल सेवाओं में IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग यहाँ पे अगर हम देखें तो ईमेल को सर्वर पर सिंक्रोनाइज करने और कई डिवाइस पर एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। जब आपको एक ईमेल कई डिवाइस पर एक्सेस करना हो तो आप IMAP का प्रयोग करेंगे। IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल को सर्वर पर स्टोर करता है और सिंक्रोनाइज करता है, जिससे यूजर्स विभिन्न डिवाइस जैसे फोन, लैपटॉप से ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा गोपनीयता और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर विशेष ध्यान देती है? वो कौन सी ईमेल है? ऐसी कौन सी ईमेल है जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर विशेष ध्यान देती है? तो याद रखिएगा, प्रोटॉन मेल है, ठीक है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन मेल, ठीक है। प्रोटॉन मेल जो होता है एक स्विट्जरलैंड आधारित ईमेल सेवा है जो आपकी सुरक्षा और सिक्योरिटी पर केंद्रित है। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ईमेल सेवाओं में SMTP का उपयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। इसका प्रयोग करा जाता है ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए करा जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर माने भेजना और सेंड करना, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप याद करें। और IMAP या POP3 जो प्रोटोकॉल है ये ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सेवा की विशेषता है? इसमें से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सेवा की विशेषता यहाँ पे बताना। 41 का नंबर का क्वेश्चन का आंसर तो बी ऑप्शन होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और टीम्स के साथ एकीकरण करना। तो ये जो है आउटलुक ईमेल यही देता है, MS ऑफिस। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। गूगल ड्राइव जो है जीमेल के साथ एकीकृत है। प्रोटॉन मेल जो है डिफॉल्ट एनक्रिप्शन होता है। याहू ग्रुप्स अब बंद हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न, ईमेल सेवाओं में POP3 प्रोटोकॉल का मुख्य, अभी ऊपर बताया था, POP3 का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो POP3 जो है यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका वर्जन 3, इसको POP3 कहते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं ईमेल प्राप्त करने, ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करना और स्थानीय रूप से स्टोर करने। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा मुफ्त क्लाउड स्टोरेज और कैलेंडर एकीकरण प्रदान करती है? वो कौन सी सेवा है जहाँ पे फ्री आपको क्लाउड स्टोरेज प्रदान करती है? तो ये है जीमेल, ठीक है, जहाँ पर आपको 15 GB फ्री स्टोरेज देती है। 15 GB फ्री स्टोरेज कौन देता है? जीमेल देती है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। जीमेल जो है गूगल का मेल है, ठीक है, और जीमेल गूगल के द्वारा प्रदान करने वाली ईमेल जो कि 15 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज और गूगल कैलेंडर के साथ जो है आपको प्रदान करती है। तो और जोहो मेल क्या है? ये सीमित मुफ्त सुविधाएं हैं, बाकी व्यवसाय केंद्रित है। AOL मेल जो है बुनियादी सुविधाएं देती हैं, क्लाउड स्टोरेज सीमित। GMX मेल जो है ये आपको स्टोरेज प्रदान करता है, लेकिन कैलेंडर एकीकरण कम होता है। अगला प्रश्न, ईमेल सेवाओं में स्पैम फिल्टर का कार्य क्या है? स्पैम फिल्टर फिल्टर करना, कौन सा? स्पैम वाले जो अवांछित और संदिग्ध ईमेल है उसको अलग करना, स्पैम फिल्टर का काम है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं में डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वो है TLS प्रोटोकॉल। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। TLS मतलब
ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि एक प्रोटोकॉल है, सुरक्षा प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो ईमेल सेवाओं में डेटा ट्रांसमिशन जैसे SMTP, IMAP, POP3 के साथ इनक्रिप्ट करता है, जिससे प्रेषक और प्राप्त करता है यानी सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा जो है सुरक्षित रहता है। यह हैकिंग और डेटा चोरी से बचाव करता है। वो काम कौन करता है? TLS करता है ईमेल में, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा व्यवसाय केंद्रित सुविधाओं जैसे कस्टम डोमेन और उन्नत सहयोग उपकरण के लिए जानी जाती है? व्यवसाय केंद्रित सेवा जो है वो है आपका जोहो मेल। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, जोहो मेल, ठीक है। ये एक कमर्शियल केंद्रित जो है आपकी ये ईमेल सेवा है, जोहो मेल, ठीक है, जिसमें जोहो डॉक्स आने जैसे उपकरण जो है आपको इसमें मिल जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेल मर्ज करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड आ गया, ठीक है। MS वर्ड में मेल मर्ज जो किया जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एक ही डॉक्यूमेंट्स को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए अनुकूलित करना, तो उसको मेल मर्ज कहते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। मेल मर्ज जो होता है एक ऐसी सुविधा है MS वर्ड में जो टेम्पलेट यानी टेम्पलेट डॉक्यूमेंट जैसे पत्र या लेबल होगा, इसके डेटा स्रोत जैसे एक्सेल या आउटलुक संपर्क के साथ जोड़कर कई प्राप्तकर्ताओं के लिए अनुकूलित डॉक्यूमेंट्स बनाती है। चलिए अगला प्रश्न, मेल मर्ज प्रक्रिया में डेटा स्रोत के रूप में आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर उपयोग करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट या आउटलुक संपर्क, ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मेल मर्ज में मेल फील्ड क्या कार्य है? मेल फील्ड, मेल मर्ज जब करेंगे उसमें मेल फील्ड एक होता है, इसका कार्य होता है डेटा स्रोत से विशिष्ट डेटा को प्लेस होल्डर के रूप में सम्मिलित करना। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेल मर्ज फील्ड एक प्लेस होल्डर है जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्रोत से विशिष्ट जानकारी जैसे नेम, एड्रेस को दर्शाता है। मेल मर्ज पूरा होने पर ये फील्ड्स डेटा स्रोत के वास्तविक डेटा से में बदल जाते हैं। अनिश्चित कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज शुरू करने के लिए MS वर्ड में किस टाइप का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में मेलिक्स का प्रयोग करते हैं। मेलिक्स में आपको मेल मर्ज मिलेगा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेलिक्स टाइप का उपयोग करता है, इसमें आपको स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिपेंट और इंसर्ट मेल फील्ड मर्ज फील्ड जैसे विकल्प आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, मेल मर्ज में फिनिश एंड मर्ज विकल्प का उपयोग किस लिए करते हैं? यहाँ पे इसका आंसर क्या है? आंसर है बी ऑप्शन, अंतिम मर्ज यानी कि लास्ट मर्ज के लिए किए गए डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना और आउटपुट लेना, इसका के लिए प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेल मर्ज में डेटा स्रोत में प्रत्येक पंक्ति क्या दर्शाती है? मेल मर्ज में डेटा स्रोत में प्रत्येक पंक्ति क्या दर्शाती? क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका बी पार्ट, एक प्राप्तकर्ता की जानकारी दर्शाती है, ठीक है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन। मेल मर्ज के डेटा स्रोत जैसे कि एक्सेल शीट में प्रत्येक पंक्ति एक प्राप्तकर्ता की जानकारी को दर्शाती है, जिसमें कॉलम विभिन्न फील्ड जैसे नाम, पता, शहर को दर्शाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक पंक्ति में राम दिल्ली हो सकता है, अन्य विकल्प से मेल नहीं खाता, तो आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? तो पत्र, लेबल और ईमेल संदेश बनाया जा सकता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेल मर्ज में सेलेक्ट रिसिपेंट का उपयोग किस विकल्प के लिए किया जाता है? तो मेल मर्ज में सेलेक्ट रिसिपेंट का उपयोग जो करा जाता है वो डेटा स्रोत को चुनने या संपादित करने के लिए करते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, सेलेक्ट रिसिपेंट। चलिए, मेल मर्ज में यदि डेटा स्रोत में एक कॉलम गायब है तो क्या होगा? इसका आंसर क्या है? मेल मर्ज में अगर एक डेटा स्रोत में एक कॉलम गायब है तो संबंधित मेल फील्ड खाली रह जाएगा। और क्या आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, या डेटा स्रोत में कोई कॉलम जैसे कि एड्रेस गायब है तो मेल मर्ज प्रक्रिया में उस मर्ज फील्ड के लिए कोई डेटा नहीं मिलेगा और वो स्थान खाली रह जाएगा। प्रक्रिया रुकती नहीं, लेकिन आउटपुट में वो फील्ड रिक्त दिखाई देगा। ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेल मर्ज के लिए डेटा स्रोत में डेटा का प्रारूप कैसा होना चाहिए? डेटा का प्रारूप की बात करेंगे तो ये कॉलम और पंक्तियों में व्यवस्थित तालिका के रूप में होना चाहिए। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मेल मर्ज के लिए डेटा स्रोत को तालिका के रूप में व्यवस्थित करना आवश्यक है, जहां कॉलम फील्ड्स जैसे कि नेम, एड्रेस और पंक्तियां प्रत्येक प्राप्तकर्ता की जानकारी को दर्शाती है। यह प्रारूप एक्सेल, एक्सेस या CSV फाइल में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला यूजर्स को नकली ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से गोपनीय जानकारी चुराने की कोशिश करता है? तो कौन सा अटैक होता है साइबर अटैक जिसके माध्यम से आप नकली ईमेल भेजा जाता है और गोपनीय जानकारी चुराया जाता है, उसको कहा जाता है फिशिंग हमला, जहां पे नकली ईमेल भेजकर गोपनीय जानकारी चुराया जाता है। क्या है? फिशिंग अटैक। फिशिंग याद रखिएगा। फिशिंग अटैक एक सामाजिक इंजीनियरिंग हमला है जिसमें
हमलावर नकली ईमेल भेजता है, टेक्स्ट संदेश भेजता है और वेबसाइट के माध्यम से यूजर्स को लुभा कर उनकी गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने की कोशिश करते हैं, जैसे उदाहरण बैंक के नाम से नकली ईमेल आना। ठीक है, चलिए DDoS हमले का पूरा नाम और उद्देश्य क्या है? DDoS हमले का पूरा नाम और उद्देश्य बताना अगले प्रश्न में। यहाँ पे आंसर क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जो सर्वर को अनुपलब्ध करना इसका काम है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जो है सर्वर को अपना ये होता है हमला, एक साइबर हमला है, साइबर अटैक है DDoS, जिसमें अटैकर जो होता है कई स्रोतों से अत्यधिक अनुरोध भेजकर सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क को ओवरलोड करते हैं, जिससे ये वो उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन स्टोर का सर्वर क्रैश करना। चलिए अगला क्वेश्चन, रैंसमवेयर हमले में हमलावर आमतौर पर क्या करता है? रैंसमवेयर में क्या होता है? रैंसमवेयर जो अटैक है, साइबर अटैक है, इसमें क्या होता है? डेटा को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगते हैं। ठीक है, आपका जो डाटा है उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, फिर आपको क्या करेंगे? आपसे फिरौती मांगेंगे, रुपए मांगे, तब कहेंगे हम उसको ओपन करेंगे। तो ये काम है रैंसमवेयर का। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एक प्रकार का एक मेलवेयर है जो उपयोगकर्ता के डेटा सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, और फिर इसके बाद हमलावर डेटा अनलॉक करने के लिए आपको आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में पैसा मांगता है, फिरौती मांगता है। ठीक है, उदाहरण है इसका WannaCry रैंसमवेयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हमला डेटाबेस में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक, कौन सा अटैक है जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है SQL इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन लगाया जाता है। जहाँ पे इंजेक्शन एक हमला है SQL इंजेक्शन, जिसमें हमलावर क्या करता है? वेबसाइट की इनपुट फील्ड जैसे लॉगिन फॉर्म में दुर्भावनापूर्ण SQL कोड डालकर डेटाबेस में अनधिकृत अनऑथराइज्ड पहुंच प्राप्त करते हैं। इससे डेटा चोरी या हेरफेर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मैन इन द मिडिल MITM हमले का मुख्य लक्ष्य क्या है? MITM का मुख्य लक्ष्य बताना है। MITM भी अटैक है, एक साइबर अटैक है, और इसका लक्ष्य होता है मुख्य उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच संचार को इंटरसेप्ट करना। आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूट फोर्स हमले की विशेषता क्या है? ब्रूट फोर्स हमला जो है पासवर्ड या क्रेडेंशियल का बार बार अनुमान लगाना, उसको ब्रूट फोर्स हमला कहते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स एक हमला एक तकनीक है जिसमें हमलावर पासवर्ड या क्रेडेंशियल का अनुमान लगाने के लिए जो है सभी संभावित संयोजनों को व्यवस्थित रूप से आजमाता है। यह समय लेने वाला हो सकता है लेकिन कमजोर पासवर्ड पर प्रभावी है। तो ब्रूट फोर्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला एक छिपे हुए सॉफ्टवेयर के रूप में सिस्टम में प्रवेश करता है? तो वो होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स नाम याद रखिएगा, जो छिपकर काम करता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स जो है एक प्रकार का मैलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपकर सिस्टम में प्रवेश करता है। ठीक है, ये एक बार इंस्टॉल होने पर जो है डेटा चोरी करता है, सिस्टम को क्षति पहुंचाता है और बैकडोर बनाकर हमलावर को नियंत्रण भी दे सकता है। फिशिंग हमलों के बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो इसके लिए आपका संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करिए और 2 कारकों का यानी कि 2 ऑथेंटिफिकेशन जो होता है 2FA फेस ऑथेंटिकेशन, तो उसका उपयोग करिए। ठीक है, 2 कारक प्रमाणीकरण उपयोग करना। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमला सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है इसमें से? तो वो है क्रेडेंशियल चोरी के लिए विशिंग करना, यानी कि भ्रामक कॉल जो आते हैं वो आपका सामाजिक इंजीनियरिंग का हिस्सा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विशिंग यानी वॉइस फिशिंग जिसको कहते हैं, ये एक सामाजिक इंजीनियरिंग अटैक है जिसमें आपको अटैकर क्या करता है? फोन कॉल या वॉइस के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर उनकी गोपनीय जानकारी चुराते हैं। ये फिशिंग का ही रूप है जिसको विशिंग कहते हैं। चलिए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS हमले का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बेबस वेबसाइट पर दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट इंजेक्ट करना। यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमले में हमलावर वेबसाइट पर दुर्भावनापूर्ण जावा स्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करते हैं जो उपयोगकर्ता के ब्राउजर में चलता है। इससे सतर्क कुकी चोरी करना, उपयोगकर्ता डेटा हेरफेर या नकली पेज प्रदर्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, www और HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उपयोग HTML और www का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए करते हैं? तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट है। वेब पेज की संरचना और सामग्री को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है,
HTML क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। HWW का आधार है, जो वेब पेज की संरचना और सामग्री जैसे टेक्स्ट है, चित्र है और लिंक है, इसको क्या करता है? परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 70, WWW में वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? तो वेब पेज को प्राप्त करना, व्याख्या करना और प्रदर्शित करना इसका मुख्य कार्य है। वेब ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये यूजर्स को WWW के वेब पेज प्राप्त करने, उनकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कोड की व्याख्या करने और उन्हें स्क्रीन पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल WWW सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है HTTPS। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें एस कभी कभी पूछ लिया जाता है, एस का मतलब है सिक्योर। ठीक है, जो कि WWW में सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये HTTP का एनक्रिप्टेड संस्करण है। ठीक है, जो SSL TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करके डेटा को सुरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 72, WWW में डोमेन नेम का उद्देश्य क्या है? तो वेब सर्वर के IP एड्रेस को एक मानव पठनीय नाम में बदलना इसका उद्देश्य है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। डोमेन नेम जैसे www.google.com होता है, ये वेब सर्वर के IP एड्रेस को मानव पठनीय नाम में बदलता है, जिसे यूजर्स आसानी से याद रख सकते हैं। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है, जो कि IP में डोमेन को IP में अनुवाद करता है। अगला प्रश्न, WWW में CSS का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसका फुल फॉर्म है, और इसमें हमें बताना CSS का उपयोग किस लिए करते हैं। CSS का उपयोग इसमें से 73 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन, वेब पेज की प्रस्तुति और स्टाइलिंग के लिए किया जाता है। वेब पेज की प्रस्तुति और स्टाइलिंग के लिए CSS का प्रयोग। CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म है, जो कि WWW में वेब पेज की प्रस्तुति और स्टाइलिंग के लिए जैसे रंग, फॉन्ट, लेआउट को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह HTML से अलग स्टाइल को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, WWW में हाइपरलिंक का क्या कार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हाइपरलिंक जो होता है वेब पेज को दूसरे संसाधन या पेज पर नेविगेट कराना। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा WWW का हिस्सा नहीं है? इनमें से 75 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखें, वेब ब्राउजर इसका हिस्सा होता है, वेब सर्वर भी होता है, HTML तो होता ही, ऑफलाइन डेटा प्रोसेसिंग जो होता है इसका हिस्सा नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, सोशल मीडिया में हैशटैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हैशटैग जो लगाते हैं आप सोशल मीडिया में, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन कार्य क्या है? तो इसका मतलब है जो कोई भी सामग्री है उसको विशिष्ट विषयों और श्रेणियों से जोड़ा जाता है और खोज यानी कि सर्च में उसको आसान बनाया जाता है। तो ये हैशटैग का मेन काम होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हैशटैग का सबसे पहले उपयोग करने के लिए जाना जाता है? सबसे पहले उपयोग किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ था? हैशटैग का उपयोग जो होता है ट्विटर पर हुआ था, जो कि अभी एक्स नाम से जाना जाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर ने 2007 में हैशटैग को लोकप्रिय बनाया, जब यूजर्स क्रिस मेसिना ने पहली बार हैशटैग बार कैंप का उपयोग किया था। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म 2000 हैशटैग को ट्रेडिंग विषयों और ट्रेंडिंग विषयों खोज के लिए व्यापक रूप से उपयोग करता है। चलिए, सोशल मीडिया पर हैशटैग में रिक्त स्थान का उपयोग कैसे किया था? तो इसके लिए रिक्त स्थान की अनुमति नहीं है। हैशटैग जब प्रयोग करेंगे शब्दों को जोड़ा जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, शब्दों को एक साथ जोड़ दिया था और पढ़ने के लिए आसानी के लिए प्रत्येक शब्द का बड़ा पहला अक्षर बड़ा कर दिया है। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब यहाँ पे देखिए अगर आपको पढ़ना है तो सोशल में एस बड़ा है, मीडिया में एम बड़ा है और मार्केटिंग में एम बड़ा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जोड़ के लिखा जाता है, और अगर आपको शब्द अलग करना है तो बड़े अक्षर में कर देंगे। चलिए, हैशटैग का उपयोग करके सोशल मीडिया पोस्ट की दृश्यता कैसे बढ़ती है? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन है, पोस्ट को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हैशटैग का उपयोग करने के लिए सही उदाहरण है? यहाँ पे देखिए सही उदाहरण, हैशटैग सोशल में स्पेस का प्रयोग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी स्पेस का प्रयोग, ये भी गलत हो जाएगा। हैशटैग बाद में प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये सही है। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग का क्या अर्थ है? ट्रेंडिंग हैशटैग मतलब कि वर्तमान में लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है हैशटैग को ट्रेंडिंग हैशटैग कहा जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हैशटैग का उपयोग करने के लिए गलत तरीका है? इनमें से गलत तरीका कौन सा हो जाएगा? बहुत अधिक हैशटैग 20 से अधिक का उपयोग करना, ये गलत तरीका है। ठीक है, प्रासंगिक और लक्षित हैशटैग का उपयोग करना सही है। ब्रांड विशिष्ट हैशटैग बनाना ये भी सही, लोकप्रिय हैशटैग को शामिल करना ये भी सही। तो ए पार्ट इसके लिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया पर ब्रांडेड हैशटैग का उपयोग किस लिए करते हैं? ब्रांडेड हैशटैग का प्रयोग इसलिए करते हैं
किसी ब्रांड, अभियान या उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, जैसे जस्ट डू इट, हैशटैग जस्ट डू इट एक इसका है, नाइक का है। ठीक है, तो इस तरीके से करा जाता है। अगला प्रश्न, हैशटैग का उपयोग करते समय प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस क्यों महत्वपूर्ण है? रिलेवेंस क्यों महत्वपूर्ण है हैशटैग का उपयोग करते समय? इसका आंसर क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि पोस्ट सही दर्शकों तक पहुंचे। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस, ई जहां लग जाए वहां इलेक्ट्रॉनिक इसका नाम हो जाता है। और ई गवर्नेंस की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर नागरिकों तक आसानी से पहुंचाना। ठीक है, ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका उद्देश्य है आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी जो सेवाएं हैं डिजिटल, पारदर्शी और कुशल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का एक प्रकार है? ई गवर्नेंस का एक प्रकार इनमें से कौन सा है बताना है। तो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो ये ई गवर्नेंस का एक प्रकार है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, G2P गवर्नमेंट टू प्राइवेट, G2S गवर्नमेंट टू सर्विस सॉफ्टवेयर, ये सब नहीं है, बस सिर्फ ए पार्ट हो जाएगा इसका, जो कि ई गवर्नेंस का एक प्रकार है। ठीक है, ई गवर्नेंस के 4 मुख्य प्रकार हैं, याद रखिए। G2C है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2G है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और G2E है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इसी 4 में से कोई भी पूछ लिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, भारत में डिजिटल इंडिया का पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, ई गवर्नेंस का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करना, ये ई गवर्नेंस का एक प्रमुख लाभ है। ठीक है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी आई हर चीज में और जवाबदेह बनाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का जो है एक उदाहरण इनमें से? तो वो उदाहरण इनमें से ई गवर्नेंस का है आधार कार्ड का पंजीकरण। आधार कार्ड का पंजीकरण जो है ई गवर्नेंस का एक मुख्य उदाहरण है, जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन पंजीकरण, बायोमेट्रिक डेटा संग्रह और डिजिटल पहचान प्रदान करती है। ये G2C का एक बढ़िया उदाहरण है। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC का कार्य क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस में। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सरकारी सेवाएं पहुंचाने ये C2C और CSC का काम है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, ई गवर्नेंस के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकी बुनियादी ढांचा क्या होगा? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस की चुनौती है इनमें से? तो पारदर्शिता में वृद्धि, तो सही समय की बचत होती है, लागत में कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी। तो ये जो है सबसे ज़्यादा चुनौती है ई गवर्नेंस के लिए, क्योंकि जब तक डिजिटल साक्षरता में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक ई गवर्नेंस जो है सफल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, भारत में उमंग ऐप का उद्देश्य क्या? उमंग ऐप जो है ये विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। तो ये इसका आकार है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। उमंग का फुल फॉर्म बनता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एक मोबाइल ऐप है जो कि विभिन्न सरकारी सेवाएं जैसे आधार, पासपोर्ट, बिल भुगतान एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको प्रदान करता है। ये G2C ई गवर्नेंस का हिस्सा है। अगला प्रश्न, CPU के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? सभी को पता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, ALU, CU और रजिस्टर होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CPU की गति को किस में मापा जाता है? CPU की गति की बात करेंगे 95 का आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, CPU की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, जो प्रति सेकंड साइकिल पर सेकंड को दर्शाता है। CPU की गति होती है, स्पीड होती है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, CPU में कैश मेमोरी का कार्य क्या है? CPU में कैश मेमोरी के कार्य, कैश मेमोरी जो होती है इसका कार्य होता है CPU में बार बार उपयोग होने वाले डेटा को तेजी से उपलब्ध कराना। ठीक है, तो थोड़ा सा CPU तेज होता है इसके माध्यम से। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CPU के कार्य जो एक छोटी होती है, तेज मेमोरी होती है जो बार बार उपयोग करने वाले डेटा और निर्देशों का जो है क्या करती है? स्टोर करती है और रैम से ये तेज होती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU में क्लॉक स्पीड का क्या अर्थ है? इसका मतलब है प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या, साइकिल पर सेकंड जिसको कहते हैं। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसको गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। CPU में कोर्स की भूमिका क्या है? कोर्स मतलब एक साथ कई कार्यों को समानांतर रूप से निष्पादित करना, एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मल्टीटास्किंग कोर्स का काम होता है करना। चलिए, CPU और GPU में अंतर क्या है? तो CPU जो होता है समान प्रोसेसिंग के लिए होता है और GPU जो होता है ग्राफिक्स और समानांतर प्रोसेसिंग के लिए काम किया जाता है। बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा CPU की कार्य क्षमता को
बेहतर बनाने का तरीका है। सीपीयू की कार्य क्षमता कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें से ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सीपीयू की क्लॉक स्पीड और कोर की संख्या को बढ़ाकर उसकी कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। तो ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सीपीयू की क्लॉक स्पीड और कोर संख्या बढ़ा देंगे तो उसकी कार्य क्षमता बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और क्लॉक स्पीड जो होती है गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है या मेगाहर्ट्ज में। अधिक कोर जैसे कि डुअल कोर से क्वाड कोर कर दें, ठीक है, बड़ी कैश मेमोरी का उपयोग कर लें, तो इससे क्या होती है, प्रोसेसिंग की गति और मल्टीटास्किंग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, इसका एक और अन्य कंप्यूटर फुल टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आएगा। ठीक है, तो 3 प्रैक्टिस सेट हो मिलाकर आपको 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे कंप्यूटर का, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। इसमें आपको 300 क्वेश्चन ही मिलेंगे, साथ ही साथ उसमें जो एक्सप्लेन दिया उसके माध्यम से लगभग ये आपको 400 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।